ओके बच्चों, वेलकम बैक बेटा। हम लोग अपने पिछले टर्न पे 7C इग्निशन ऑफ आईसी इंजन कर रहे थे, उसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने कल ये देखा कि इग्निशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्यों होती है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में हमें चिंगारी देनी है। अब पेट्रोल में चिंगारी देनी तो हमें इग्निशन सिस्टम बनाना है। चिंगारी कैसे बनती है कल देखा हमने कि जो इलेक्ट्रोड थे, सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है, गैप है। इस गैप में क्या है, चार्ज है। अब करंट अगर यहां से सेंट्रल इलेक्ट्रोड से उछल के साइड इलेक्ट्रोड तक जाना चाहती है तो इसको ये जो चार्ज है हमारा, मुझे ऐसे दिखाना चाहिए आपको, ये इस तरह से सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, ये साइड इलेक्ट्रोड। तो करंट को कूद के यहां जाना है तो बीच में चार्ज जो है रेजिस्टेंस पैदा करता है, क्योंकि इसमें मेनली है क्या, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज की करंट चाहिए। तो ये वोल्टेज हाई कैसे मिलेगा? तो हम लोगों ने कहा हमारे पास सोर्स होना चाहिए जहां पे हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो, उपलब्ध हो। और अगर वो उपलब्ध है और 6 वोल्ट और 12 वोल्ट पे तो काम तो चलेगा नहीं। अब इस 6 वोल्ट या 12 वोल्ट को हमें 10,000 वोल्ट बनाना है, 20,000 वोल्ट बनाना है, तो हमें इसको बढ़ाने का कोई जुगाड़ चाहिए। और एक बार वो वोल्टेज बढ़ भी गई तो क्या करना है, हमें मल्टी सिलेंडर इंजन में सही समय पे प्रत्येक सिलेंडर को चिंगारी देनी है। सही समय का मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में। इसका मतलब ये जो चिंगारी है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल सोर्स की, इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्टेप अप या बढ़ाने के लिए, या इसको कहते हैं अंग्रेजी में बूस्ट करने के लिए किसी जुगाड़ की, और लास्ट में जो बढ़ी हुई वोल्टेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब हमारे पास जो सिस्टम होते हैं डिफरेंट तरह के इग्निशन सिस्टम पेट्रोल इंजन के, वो हमने कल डिस्कस किए थे, 3 होते हैं। जिसमें से बेटा ये हमारा मैग्नेटो सिस्टम जो होता है ये ओल्ड है या ऑब्सोलीट हो गया है, कल बात हुई। जो आज की हमारी मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स होती हैं उनमें हम यूज करते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम। और इस बैटरी इग्निशन में अब इसका और आधुनिक रूप आ गया है कि जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है, कुछ उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मत कहिए, अब तो सीपीयू कंट्रोल्ड मींस कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं इग्निशन सिस्टम। ओके, तो इसका मतलब जो मॉडर्न हमारा सिस्टम है इग्निशन सिस्टम पेट्रोल इंजन का, वो बैटरी इग्निशन। तो कल हम लोग इसी बैटरी इग्निशन मैग्नेटो के बारे में कल हम बात कर चुके थे। अभी आज इस्तेमाल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्या कारण है इसका, क्या कमी है, क्या डिसएडवांटेज है, ये भी हम लोग कल देख चुके हैं। आइए अब हम लोग बैटरी इग्निशन सिस्टम कल शुरू कर चुके हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बेटा बैटरी इग्निशन सिस्टम में हमारे क्या है, ये हमने आपको कल सर्किट दिखाया। रेड कलर से इसका जो है बेटा वो प्राइमरी सर्किट दिखाया गया है, और ग्रीन कलर से जो है इसका सेकेंडरी सर्किट दिखाया गया है। अब ये जो हमारी इग्निशन कॉइल है, यही जो है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। तो आप जरा एक कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि इस कॉइल की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो प्राइमरी सर्किट में आएगी, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो सेकेंडरी सर्किट में आएगी। 2-3 मैंने गाइड में सवाल देखे कि इसमें से कौन कौन सा प्राइमरी सर्किट का पार्ट है, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग के पीछे की चीज है वो प्राइमरी सर्किट का पार्ट है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ की चीज है वो सेकेंडरी सर्किट का पार्ट है। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगी, वोल्टेज कम होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगी, वोल्टेज हाई होगी। और ये पूरा कंपोनेंट क्या है, इग्निशन कॉइल है। ये इग्निशन कॉइल क्या करती है, सर वोल्टेज को बढ़ाने का काम करती है। बट वोल्टेज बढ़ेगी कैसे, पहले विद्युत का स्रोत होना चाहिए। तो बैटरी, अमीटर, स्विच, प्राइमरी वाइंडिंग, ये सब किस में जा रहा है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर या कंडेंसर, ये सब जा रहा है प्राइमरी सर्किट में। और एक बार वोल्टेज अप हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको हाई वोल्टेज मिल गई, तो सेकेंडरी सर्किट में देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, ये सब किसमें सेकेंडरी में। तो ये प्रश्न आता है, ये भी बात कल हो गई थी। अब इसके बाद जो हमारे प्रश्न आते हैं किसी भी गाइड में आप देखेंगे तो 5 से 7 प्रश्न आपको बैटरी के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि मेन हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम में जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो क्या है, बैटरी। अब देखिए बैटरी जो होती है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, कल बात हो चुकी है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसकी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लेकिन जब हम चार्ज करते हैं बैटरी को तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब बैटरी का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं उस बैटरी को हम लोग SLI बैटरी बोलते हैं, कल बात हो चुकी थी। S का मतलब स्टार्टिंग, L का मतलब लाइटिंग, I का मतलब इग्निशन। अब जरा समझिएगा, अगर पेट्रोल इंजन है तो उसमें ये तीनों काम करेगी बैटरी, इंजन को स्टार्ट करने का काम। तो स्टार्ट का मतलब देखिए बेटा, कल हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, आज चूंकि आने वाला है और डिस्कस कर देते हैं। बेटा ये हम लोग जानते हैं कोई भी आईसी इंजन हो सक्शन में पावर नहीं देगा, चाहे पेट्रोल, डीजल, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर। सक्शन में तो चार्ज को या एयर को शक करेगा। कंप्रेशन में क्या करेगा, इस चार्ज को या एयर को कंप्रेस करेगा।
पावर स्ट्रोक के दौरान इस चार्ज को जलाएगा, चाहे चिंगारी से जलाएगा, चाहे डीजल को फेंकेगा अंदर, अंदर हाई टेम्परेचर होगा, डीजल स्वतः जल जाएगा और पावर मिलेगी। इसका मतलब जब ये पावर मिलेगी तो इस पावर को फ्लाईव्हील स्टोर कर लेगी। इसी से हम आउटपुट यूज करेंगे, जो भी हमें बिजली बनानी है, पहिया मिक्सी चलानी है, पंप चलाना है, जो भी आउटपुट लेना है, और इससे जो ऊर्जा मिल रही है फ्लाईव्हील पे वो स्टोर होगी और एग्जॉस्ट के दौरान और अगले सक्शन और कंप्रेशन के दौरान जो ऊर्जा चाहिए वो कहां से मिलेगी? फ्लाईव्हील से मिलेगी। लेकिन फ्लाईव्हील में ऊर्जा स्टोर कब होगी? जब पावर स्ट्रोक मिलेगा। और पावर स्ट्रोक कब आएगा? जब पहली बार सक्शन कंप्रेशन होगा। याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था सेल्फ, हम लोग मारते हैं सेल्फ, या हम लोग क्या करते हैं किक, या हम लोग क्या करते हैं हैंडल। ये क्यों करते हैं सर? शुरू में पहली बार जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो सक्शन और कंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए या तो हम लोग किक मारते हैं, या सेल्फ मारते हैं, या फिर इंजन में हैंडल मारते हैं। तो अब शुरू में जब इंजन रुका हुआ है तो कैसे स्टार्ट होता है? आप चाबी करते हैं ऑन, तो वो जो स्टार्ट करते हैं तो जैसे आप सेल्फ मारते हैं तो क्या होता है? सर्किट कंप्लीट होता है और बैटरी से ताकत मिलती है किसको? स्टार्टर मोटर को। आगे आएगा, उस स्टार्टर मोटर से हमारा इंजन स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब इंजन पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, स्टार्टिंग वाला काम दोनों में होगा। तो ये है हमारा पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में क्या करता है? हमारी ये बैटरी स्टार्टिंग में मदद करती है। डीजल इंजन में भी ये हमारे स्टार्टिंग में मदद करती है। अब मान लीजिए बस है या पेट्रोल की कार है, दोनों खड़ी हुई हैं, हम अंदर गए, हमें घर कार में थोड़ा लाइट जलानी है, हमने लाइट जलाई, तो कहां से आएगी बिजली? बैटरी से आएगी। हम हेडलाइट जला रहे हैं, हम टेल लाइट जला रहे हैं, तो जो लाइटिंग होती है किसी भी इंजन में उसमें भी बैटरी का सहयोग होता है। लेकिन जो इग्निशन है, स्पार्क प्लग में चिंगारी पैदा करनी है या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाना है बैटरी इग्निशन सिस्टम से, वो काम सिर्फ पेट्रोल इंजन में होगा। तो बैटरी दोनों ही इंजन में होगी। लेकिन हाँ, इग्निशन सिस्टम में चलाने जा पेट्रोल इंजन में जो है ये स्टार्टिंग, लाइटिंग और इग्निशन तीनों काम करेगी, और डीजल इंजन में ये स्टार्टिंग और लाइटिंग का काम करेगी। वहां इग्निशन जैसी चीज नहीं होती, क्योंकि एयर सक होती है, एयर कंप्रेस होती है। ये कंप्रेशन हाई कंप्रेशन रेशियो पे होता है। कितने? 16 से ज्यादा, 20, 22, 24, 26। उस हाई कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर हाई होता है। जैसे डीजल जाता है फुहार के रूप में, फुहार के रूप में मतलब एटोमाइज रूप में, अंदर जाते ही क्या होता है? जल उठता है, क्योंकि अंदर का तापमान डीजल के इग्निशन पॉइंट 210 डिग्री से ज्यादा हो। ये बातें पीछे पकड़ चुके हैं, इतनी बातें हमने कल की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बैटरी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल, सेकेंडरी, कल बातें हो चुकी हैं। अब हमारी जो बैटरी यूज होती है, बैटरी कौन सी पावर देती है बेटा? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। बैटरी जो हमारी इस्तेमाल होती है हमारे ऑटोमोबाइल्स में, वो नॉर्मली सेकेंडरी टाइप की होती है, मतलब उसको रिचार्ज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहां पे थोड़ा सा कल आपको एक ऐसी बातें बताई थी जो डायरेक्टली आईसी इंजन से संबंधित नहीं, लेकिन संबंधित है। अब धीरे धीरे हम लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल इंजन का जमाना गया, आने वाला भविष्य किसका है? बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का, चाहे मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, कार, सब बैटरी ऑपरेटेड, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं तो इसमें जो बैटरी यूज हो रही है वो लेड एसिड बैटरी नहीं है, इसमें जो बैटरी यूज हो रही है वो लिथियम आयन बैटरी है। जबकि ऑटोमोबाइल में जो यूज हो रही है वो लेड एसिड बैटरी है। दोनों में बेसिक फर्क होता है। हम लोग बैटरी डिटेल इतना नहीं पढ़ रहे हैं, जो जरूरत नहीं है। आइए, अब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, कहा जाता है कि ये आने वाले जमाने में 30 साल के अंदर पेट्रोल और डीजल इंजन को बिल्कुल खत्म कर दें। हम क्यों चाहते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन चला जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए? क्योंकि पेट्रोल और डीजल इंजन जो है वो फॉसिल फ्यूल पर आधारित हैं और इससे पॉल्यूशन बहुत होता है। जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो बिजली से चार्ज होंगे। इस बिजली को आप पैदा कर सकते हैं वायु से, विंड एनर्जी से। इस बिजली को पैदा कर सकते हैं आप पानी से, हाइड्रो एनर्जी से। इस बिजली को पैदा कर सकते हैं सौर ऊर्जा से। इस बिजली को पैदा कर सकते हैं न्यूक्लियर से। इन चारों में क्या होगा? वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो प्रदूषण की वजह से हम धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल को हतोत्साहित और नवीन ऊर्जा के जो सोर्स हैं, रिन्यूएबल सोर्स हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, इनको हम प्रेफर कर रहे हैं या वरीयता दे रहे हैं। तो ये बात हमने आपको एक जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज के पर्पज से बताई, हमारे टॉपिक में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। आइए, अब हमने कहा देखिए जो बैटरी हम यूज करते हैं वो लेड एसिड बैटरी होती है। अब देखिए यहां पे नाम आ गया लेड। लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। और एसिड आ गया तो एसिड तो कई तरह के होते हैं। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या है? एसिड हैं। अब इसमें से कोई एक जरूर होगा। तो आप देखिए लेड एसिड बैटरी में जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो हमारी एक्टिव मटेरियल की होती हैं। अब प्लेट दो होती है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो होती है लेड ऑक्साइड की, और जो नेगेटिव प्लेट होती है वो स्पॉन्जी लेड होती है। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है या विद्युत अपघट्य होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस वाटर।
अब देखिए मैंने यहां पे एक आपको दिखाने की कोशिश की है, देखिए बेटा ये दिखाया गया है निगेटिव प्लेट स्पॉन्जी लेड ये वाली, और ये दिखाया गया है पॉजिटिव प्लेट लेड ऑक्साइड। इसके बीच में क्या होता है, सेपरेटर होता है इंसुलेटिंग मटेरियल के, दोनों आपस में शॉर्ट ना कर जाए। और इसके अंदर क्या भरा रहता है, भरा रहता है इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज दिस, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर। अब बेटा जब भी हम लोग इस तरह से सिंबल बनाते हैं तो ये क्या मानी जाती है, बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव प्लेट, छोटी वाली डंडी निगेटिव प्लेट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज सेल, ये कहलाता है सेल। लेकिन जब हम कई सेल को, एक से ज्यादा सेल को सीरीज में जोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं बैटरी। जब भी बैटरी होगी तो मोर देन वन सेल। अब ये देखिए ये बन गई हमारी बैटरी। अब हमारा ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसमें 3 पॉजिटिव प्लेट्स हैं, 3 निगेटिव प्लेट्स, तो दिस विल बिकम बैटरी। तो व्हाट इज बैटरी, सर बैटरी कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहां पे मैंने इनफैक्ट बैटरी नहीं दिखाई, आपको सेल दिखाया है। ठीक है, सेल दिखाने का पर्पस क्या था, पर्पस था कि निगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है, पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है या हमारा विद्युत अपघट्य होता है वो कौन सा होता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी, कौन सी बैटरी यूज होती है, ये आया है, तो लेड एसिड बैटरी यूज होती है। कौन सी पॉजिटिव प्लेट में मटेरियल होता है, ये निगेटिव प्लेट में कौन सा मटेरियल होता है, ये विद्युत अपघट्य कौन सा होता है, ये। तो ये प्रश्न आए हैं, इसलिए मैंने इस बार ये नई स्लाइड ऐड की है। इसलिए आपको जो पीडीएफ गई होगी पुरानी वाली उसमें ये मैटर नहीं होगा। तो ये मैंने बैटरी वाली स्लाइड और एक आगे स्टार्टर ऑल्टरनेटर की नई ऐड की है, चूंकि प्रश्न इससे आते हैं इसलिए ऐड की है। आइए अब जो हमारे बैटरी में जो पॉजिटिव प्लेट होती हैं उनकी संख्या निगेटिव प्लेट से कम होती है। अब इसके डिटेल में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाले आपको आंसर देंगे, लेकिन चूंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है तो मैंने एक पॉइंट के रूप में दे दिया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट जो होती है निगेटिव प्लेट से कम होती है। आइए अब देखिए बेटा बैटरी ये है, इस तरह से बैटरी। अब जरा अभी बैटरी देखेंगे तो इस बैटरी को अगर आप देखिए, या बैटरा बोलते हैं हम लोग, बैटरी भी नहीं बोलते, यहां पे लिखा है 12 वोल्ट। तो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सोर्स है पहले इस्तेमाल होती थी ऑटोमोबाइल्स में 6 वोल्ट की बैटरी, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गया, अब हम लोग यूज करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी। लेकिन क्या इस 12 वोल्ट की बैटरी से हम स्पार्क प्लग के गैप में जो एयर है उस एयर के रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, वहां पे चिंगारी पैदा कर सकते हैं, उस गैस को आयोनाइज कर सकते हैं, आयनीकृत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट। वो कहां से आएगी, इग्निशन सिस्टम से। उस इग्निशन सिस्टम में बैटरी के 12 वोल्ट को हम 10,000 या 20,000 वोल्ट बनाएं, कैसे, उस सर्किट के द्वारा। उस सर्किट की असली जान क्या है, इग्निशन कॉइल। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगी, 12 वोल्ट, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगी, 10,000, 15,000, 20,000 वोल्ट। तो ये बैटरी है, ये 12 वोल्ट। इसके साथ यहां पे देखिए इसको लिखा हुआ है 63 एम्पियर आवर। इसका मतलब 63 एम्पियर आवर ये किसी भी बैटरी की कैपेसिटी को देने का तरीका होता है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि बैटरी की कैपेसिटी किस में एक्सप्रेस की जाती है, वोल्ट में, एम्पियर में, ओम्स में, या एम्पियर आवर में। तो आंसर है एम्पियर आवर में। वोल्ट तो हो गया V, एम्पियर हो गया I, और ये हो गया R। तो एम्पियर आवर में किसी भी बैटरी की कैपेसिटी को प्रदर्शित किया जाता है। इससे मैंने ये दो चीज बताने की कोशिश की। अब सामान्यतः तो हमारी जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, और उसका कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करता है 63 एम्पियर आवर है या जितनी भी है, इस प्रकार से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 63 एम्पियर आवर का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा कि अगर आप 6.3 एम्पियर का इससे करंट ले रहे हैं बैटरी से, सपोज कीजिए, तो 63 एम्पियर आवर की मतलब क्या है, इससे आप 10 घंटे तक 6.3 एम्पियर की करंट ले सकते हैं। अगर आप 0.63 एम्पियर की करंट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 100 घंटे तक, 100 गुणे 63 क्या हो जाएगा, ये, इससे 100 घंटे तक 0.63 एम्पियर की करंट ले सकते हैं। तो अगर करंट आप कम सामर्थ्य की ले रहे हैं तो टाइम ज्यादा होगा, करंट ज्यादा सामर्थ्य की ले रहे हैं तो टाइम कम हो जाए। तो वही बैटरी हम लोग घर में जो इन्वर्टर बैटरी लगाते हैं वो चाहते हैं हाई एम्पियर आवर की लगाएं, ताकि घर का जितना भी लोड है वो जितनी भी करंट खींचे। अगर हाई एम्पियर आवर की बैटरी है, मान लीजिए हमारे घर में जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर की बैटरी जो है 125 एम्पियर आवर की है, तो हमारे घर का जो भी लोड है, 2 पंखे और 2 बल्ब हम जला रहे हैं, तो मान लीजिए 6 घंटे में बोल जा रही है। लेकिन अगर हमारे पास 250 एम्पियर आवर की बैटरी होती और हम इतना ही लोड जलाते, 2 पंखे और 2 बल्ब, तो ये 5 घंटे नहीं चलती, ये 10 घंटे चलती। तो हम लोग जब सामान्यतः बैटरी लेने जाते हैं तो हाई एम्पियर आवर की बैटरी लेते हैं, लेकिन जैसे ही हाई एम्पियर आवर की बैटरी लोगे उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो किसी भी बैटरी की कैपेसिटी एम्पियर आवर में प्रदर्शित की जाती है। ये चीज एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली बेटा 12 वोल्ट की, उस 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल होते हैं और ईच सेल जो होता है 2.1 वोल्ट का होता है जब ये फुल चार्ज होता है। तो इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि जो हमारी ऑटोमोबाइल बैटरी होती है 12 वोल्ट की, उसमें एक सेल नहीं होता है 12 वोल्ट का, उसमें 2-2 वोल्ट के 6 सेल होते हैं जो सीरीज में लगे होते हैं। तो यहां पे देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, बीच में इंसुलेटर है और इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। और प्रत्येक बैटरी का वोल्टेज कायदे से तो 12 वोल्ट है तो 2 आना चाहिए, लेकिन जब फुल्ली चार्ज बैटरी होती है तो फुल्ली चार्ज बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट नहीं होता, फुल्ली चार्ज बैटरी का वोल्टेज 12.6 वोल्ट होता है। तो प्रत्येक सेल का 2.1 वोल्ट होता है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, जब बैटरी फुल्ली चार्ज होती है तो उसका वोल्टेज होता है 12.6 वोल्ट, लेकिन अब बैटरी फुल्ली चार्ज है, 12.6 वोल्ट है। अब इससे आप करंट ले रहे हैं, उस करंट से क्या कर रहे हैं आप, स्टार्टिंग कर रहे हैं, उस करंट से क्या कर रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं, उस करंट से क्या कर रहे हैं, इग्निशन सिस्टम में सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे इससे आप करंट लेते जाएंगे तो इसकी केमिकल एनर्जी घटती जाएगी और जो विद्युत ऊर्जा है वो देता जा रहा है, तो इसकी स्टोर्ड एनर्जी घटती जा रही है तो वोल्टेज गिरता जाएगा। तो जब बैटरी फुल चार्ज होगी तो 12.6 वोल्ट की होगी, लेकिन जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी उसका वोल्टेज घटता जाएगा और जब इसका वोल्टेज 12.1 वोल्ट पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे बैटरी डिस्चार्ज हो गई। सर अगर एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या हो गया, मैंने कहा जब इंजन चलता है तो हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है, उस मैकेनिकल वर्क से ऑल्टरनेटर का इस्तेमाल करके हम उसको चार्ज भी करते रहते हैं। इसीलिए बैटरी एक तरफ से डिस्चार्ज होती रहती है, दूसरी तरफ से चार्ज होती रहती है। तो डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है, 12.6 वोल्ट की बैटरी फुल्ली चार्ज, यहां पे दिखाया गया है 12.6 वोल्ट। इसका मतलब इस फिगर को हम क्या कह सकते हैं, फुल्ली चार्ज बैटरी। अब जब थोड़ी देर 12.6 वोल्ट की बैटरी है और उससे करंट जा रहा है तो क्या होगा, उसका वोल्टेज थोड़ा सा घट गया, वोल्टेज हैज डिक्रीज 12.5 वोल्ट, मतलब डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। अब दिखाने की कोशिश क्या की गई, यहां देखिए बल्ब जो है बिल्कुल ब्राइट, वोल्टेज हाई है, बल्ब बढ़िया जल रहा है। अब वोल्टेज 12.6 से 12.5 हो गया, बल्ब थोड़ा मध्यम हो गया। अब ये 12.5 से देखिए 12.1 हो गया, बल्ब और मध्यम हो गया। यहां पे कलर दिख नहीं पा रहा है लेकिन दिखाने की कोशिश की गई। तो बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होती जाएगी उससे जो आप वोल्टेज गिरता जाएगा तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो घटता जाएगा। अब ये दिखाया गया बैटरी का डिस्चार्ज सिस्टम कैसे चार्ज होती है, आगे आएगा, ऑल्टरनेटर के द्वारा होती है, प्रश्न आएगा आगे। ओके, अब बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब सर ये बताइए, हम आपके सामने एक बैटरी रख देते हैं, आप क्या बता सकते हैं कि बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है, या ये कितना वोल्ट देगी? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। तो किसी भी बैटरी के द्वारा कितना वोल्ट पाया जा सकता है ये मालूम किया जा सकता है। कैसे? एसओसी, स्टेट ऑफ चार्ज। ये बैटरी चार्ज है कि ये बैटरी डिस्चार्ज है कि ये बैटरी 50% चार्ज है, कैसे मालूम चलेगा? सर उसकी चार्ज की स्थिति को मेजर करें। हमने कैसे मेजर करेंगे कि सर देखिए, जो हमारी बैटरी है उस बैटरी में एक तो पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, और इस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में यहां पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। किससे? हाइड्रोमीटर से। तो अब बेटा एक बात आ गई, हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर क्या होता है बेटा? एक कह सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, इस इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या इसी का दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी। तो ये इस इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी को नापता है। जब ये हाइड्रोमीटर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को या रिलेटिव डेंसिटी को नापता है और अगर ये वैल्यू 1.28 आती है, यहां पे देखिए 1.28 आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम कहते हैं बैटरी फुल चार्ज है। अगर आती है 1.25 तो कहते हैं बैटरी फुल चार्ज नहीं है, लेकिन हां करंट देगी, काम चलेगा। लेकिन अगर वैल्यू आती है 1.15, इसका मतलब हमारी बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज। इसका मतलब हम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी को नाप के ये जान सकते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज है कि पार्शियली चार्ज है या फुल्ली डिस्चार्ज है। फुल्ली चार्ज होगी तो ग्रेविटी 1.28 के आसपास आएगी। तनिक सा डिस्चार्ज हो गई है, 90% चार्ज है तो 1.27 आएगी। लेकिन अगर 1.15 के आसपास चली गई है, इसका मतलब बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो गई है। इसको चार्ज कीजिए। इसीलिए कभी कभी हम लोग कार खड़ी कर देते हैं, 2 महीने के लिए कहीं चले गए, लौट के आते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? बैटरी डिस्चार्ज कर गई। इसीलिए कहा जाता है अगर गाड़ी आप खड़ी रखे हुए हैं, कार नहीं भी चला रहे हैं, तो हफ्ते 10 दिन में एक आध बार गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए। गाड़ी स्टार्ट कर देंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब ये हाइड्रोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी नापता है।
इलेक्ट्रोलाइट से जब हम डेंसिटी नापते हैं तो क्या होता है बेटा, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी बढ़ना यह प्रदर्शित करता है कि बैटरी चार्ज है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी से स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाती है। अब थोड़ा सा यहां पे बेटा इस हाइड्रोमीटर से मिलता जुलता एक इंस्ट्रूमेंट और होता है, हम उसको बताना चाहते हैं, चूंकि हमारे क्षेत्र का वो है, उसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। तो बेटा कंफ्यूज मत कीजिएगा, हाइड्रोमीटर नापता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि हाइड्रोलिक्स पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दोनों फ्लूइड की डेंसिटी का कंपैरिजन। अगर वो फ्लूइड लिक्विड है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और अगर वो लिक्विड फ्लूइड गैस है तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मींस पानी के तुलना में हमारे फ्लूइड की, यहां पे फ्लूइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी कितनी है, और एस का मान अगर 1 है तो वाटर, एस का मान 1 से ज्यादा है तो वाटर से भारी है हमारा लिक्विड, और एस का मान 1 से कम है तो इसका मतलब लिक्विड जो है वाटर से हल्का। पेट्रोल डीजल को पानी में डालोगे तो ऊपर तैरेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, लेकिन मरकरी को डालोगे तो मरकरी डूब जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। ये सब फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा है। तो हाइड्रोमीटर नापता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इन घुमा के कह सकते हैं बेटा वाटर की तो स्पेसिफिक डेंसिटी में मालूम है, अगर एस मालूम चल गया तो हमें रो निकल आएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोमीटर जो है किसी भी लिक्विड की डेंसिटी नापता है, लेकिन हाइग्रोमीटर जो है उसका डेंसिटी से कोई संबंध नहीं है, ये नापता है एक तरह से ह्यूमिडिटी, RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कह लीजिए, या कह सकते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी आती है बेटा जो हम लोग एयर कंडीशनिंग पढ़ते हैं, साइक्रोमेट्री। तो हाइग्रोमीटर नापता है ह्यूमिडिटी मतलब उमस, और ये नापता है डेंसिटी किसकी। तो ये कुछ प्रश्न हैं, अब एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, आपने बता दिया। इलेक्ट्रोलाइट कैसे मालूम करेंगे, जब फुली चार्ज है तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, 1.28 होगी। किससे नापेंगे, हाइड्रोमीटर से नापेंगे। जब डिस्चार्ज होगी तो कितनी होगी, 1.1 होगी। तो ये कुछ बेटा जो बैटरी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, उनको संकलित करके मैंने इस टॉपिक को डेवलप किया है। पिछले साल तक बैटरी नामक टॉपिक अलग से नहीं था, इसकी मुझे उपयोगिता लगी इसलिए मैंने इसको जोड़ा। आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा। अब देखिए हमारी आई एक और इंपॉर्टेंट, इग्निशन कॉइल। बेटा हमारे इग्निशन सिस्टम की जो जान है वो इग्निशन कॉइल है। यही इग्निशन कॉइल लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रही है। तो हमारे ये जो इग्निशन कॉइल है वो देखिए कुछ इस तरह से है, ये आपकी इग्निशन कॉइल है। अब इस इग्निशन कॉइल के अंदर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरह से है। अब कुछ भी हो बेटा इग्निशन कॉइल है तो यहां पे मान सकते हैं हम लोग क्या है, ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, यहां पे हमारे क्या है, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब बेटा ये जो बाहर बाहर है ये आप देख रहे हैं, ये हमारी है प्राइमरी वाइंडिंग, और ये जो अंदर वाली है ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, और बीच में क्या है, ये आयरन की कोर है, नरम मुलायम लोहे की कोर होती है। ये है हमारी इग्निशन कॉइल। अब ये इग्निशन कॉइल करती क्या है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना देती है। तो एक प्रश्न आया हुआ है कि इग्निशन कॉइल कैसा काम करती है, ये करती है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बेटा वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो स्टेप अप हो जाएगा, वोल्टेज गिराएंगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने कई बार आपको बताया है, अगर भूल गए तो मैं फिर से बताता हूं। हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं बेटा, वहां पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो मान लीजिए वहां पे 33 किलो वोल्ट पे करते हैं, 33,000 वोल्ट पे बिजली पैदा करते हैं। अब जब वो हमारे घर पे पहुंचती है तो पहुंचती है 220 वोल्ट पे। इसका मतलब जो ये 33,000 वोल्ट पे बिजली पैदा होती है ये तार से आती है। बीच बीच में सब स्टेशन बने रहते हैं, आप देखते होंगे। इन सब स्टेशन पे आप देखते होंगे कंकाल बना रहता है हड्डी की तरह, डेंजर। वहां पे हम 33,000 का करते हैं, 11,000 करते हैं। और घर के बाहर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये 11,000 वोल्ट आती है, यहां पे हम करते हैं 440 या 220 करते हैं। इसका मतलब हमारे घर में जो वोल्टेज यूज होता है और जो पैदा होता है, रास्ते में क्या होता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको हम गिराते जाते हैं। तो वहां पे ट्रांसफार्मर कैसे काम कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह। लेकिन हम लोग घरों में वोल्टेज कम आता है तो हम लोग करते क्या पहले थे कि घर बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा देते थे, स्टेबलाइजर जिसको आप बोलते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर। वो करता क्या था, वोल्टेज को स्टेबलाइज करता था लेकिन उसको बढ़ाता भी था। तो स्टेप अप इग्निशन कॉइल वर्क करती है एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। घरों में जहां पे लो वोल्टेज आता है वहां पे लोग लगा देते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर से तो मतलब लगता है वोल्टेज को स्टेबल करेगा, बढ़ेगी तो घटा देगा, घटेगी तो बढ़ा देगा। तो बढ़ी हुई ज्यादा तो आती नहीं है, हमेशा लो आती है तो अप करता है। तो वो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है वो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन दोनों काम करता है। लेकिन यहां पे जो लगा रहे हैं हम, तो सवाल आता है इग्निशन कॉइल कैसे काम करता है सर, एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ये किस पे काम करता है सर, ये जो हमारी इग्निशन कॉइल होती है ये एक इंडक्शन कॉइल है। इंडक्शन की हिंदी होती है प्रेरक।
और ये फेराडे साहब महान वैज्ञानिक थे, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है फेराडे लॉ के। तो ये हमारा है इग्निशन कॉइल। अब इस इग्निशन कॉइल में बेटा देखिए, ये है हमारी आयरन कोर, थर्मोलाइन की आयरन कोर, और ये हमारी है प्राइमरी वाइंडिंग। ये क्या है, 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहां पे क्या होगा, हाई टेंशन टर्मिनल, यहां पे क्या हो जाएगी, वोल्टेज हाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, 10,000 20,000 वोल्ट। अब जरा देखिए, यहां पे जो चक्कर हैं या कह सकते हैं टर्न हैं, फेरे हैं, वो कम हैं, लेकिन जिस तार के हैं वो मोटी तार के हैं। तो देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग हैज थिक वायर। प्राइमरी वाइंडिंग की जो तार होती है वो मोटी होती, थिक का मतलब मोटी होती, लेकिन इसके फेरे कम होते हैं। एंड लेस नंबर, कितने सर, 200 से 300। लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें वोल्टेज इंड्यूस होती है, इसके कारण वो कितने होते हैं, थिन होती, वहां की तार पतली होती है, लेकिन फेरे ज्यादा होते हैं, करीब 2000 से 2200। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। प्राइमरी वाइंडिंग की तार मोटी होती है परंतु फेरे कम होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग की तार पतली होती है परंतु फेरे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इग्निशन कॉइल के बारे में थोड़ा सा था, जिसको मैंने इसमें जोड़ने की कोशिश की। अब हम लोग आते हैं, ये हाई वोल्टेज जो हमें मिली, ये हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो भी हमारे इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और डिस्ट्रीब्यूट होकर ये करंट कहां मिलती है, स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं स्पार्क प्लग पे करंट कैसे मिल रही। आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये है बेटा हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम। अब बेटा ये देखिए, हाई वोल्टेज जो आई है, सेकेंडरी वाइंडिंग से हाई वोल्टेज आई है, ये हाई वोल्टेज जब हमारा ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर का एरो इसको टच करेगा तो करंट इस स्पार्क प्लग पे जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारा 4 सिलेंडर इंजन है तो फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से करंट जाएगी। तो फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, मैंने कहा बेटा स्पार्क प्लग के बाद आएगा। तो अब देखिए, जैसे ये एरो या कह लीजिए कॉन्टैक्ट इसका इस टर्मिनल से होगा, फर्स्ट में करंट जाएगी। इसके बाद ये जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटर शैफ्ट पे लगा हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटर शैफ्ट को ताकत कहां मिल रही है, क्रैंक शैफ्ट पे। क्रैंक शैफ्ट नाचेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर शैफ्ट नाचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर शैफ्ट नाचेगा तो ये एरो नाचेगा, और इस एरो के जब जब कांटेक्ट होगा और जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां हाई वोल्टेज सप्लाई होगी। तो पहले तो इसने क्या किया, इस वाले कांटेक्ट को दिया, तो सिलेंडर नंबर 1 में चिंगारी पैदा हुई, उसमें पावर स्ट्रोक मिल गया। अब ये जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसके बाद ये इसको कांटेक्ट में लाएगा। जब ये इसको कांटेक्ट में लाया है तो देखिए कहां चली गई है, 1 से 2 पे चली गई। इसका मतलब 1 के बाद 2 फायर कर गया, लेकिन इसके बाद ये आया इसके ऊपर, तो अब देखिए 3 पे नहीं जा रही, ये जा रही है 4 पे, और फिर जब इस पे आया तो गई। तो इसका मतलब फायरिंग ऑर्डर क्या हो गया, यहां जो दिखाया गया है 1 2 4 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी जो हाई वोल्टेज मिली है सेकेंडरी वाइंडिंग से, इसको ये डिस्ट्रीब्यूटर जो कि डिस्ट्रीब्यूटर शैफ्ट पे लगा है, इस डिस्ट्रीब्यूटर शैफ्ट को ताकत मिलेगी क्रैंक शैफ्ट से। इस डिस्ट्रीब्यूटर शैफ्ट पे जिसको ये कांटेक्ट करेगा, हमारा कांटेक्ट एरो कह लीजिए या कांटेक्ट पॉइंट कह लीजिए, जिसको कांटेक्ट करेगा उस पे तो क्रम क्या होगा, जो हमारे इंजन का फायरिंग ऑर्डर हमने डिसाइड किया उसके हिसाब से। अब इसके बाद करंट आ जाएगी स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग को हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग से भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए थोड़ा सा स्पार्क प्लग को देखें। अब देखिए यहां पे बेटा स्पार्क प्लग को, ये द स्पार्क प्लग इग्नाइट्स द एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर नियर द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। क्या करता है, हम जब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पहुंचते हैं, टीडीसी पे पहुंचते हैं, उससे कुछ पहले निर्भर करता है कि उस इंजन का स्पार्क एडवांस कितना है, 10 डिग्री पहले कि 15 डिग्री पहले कि 12 डिग्री पहले, वो कई चीजों पे निर्भर करता है। जैसे हम वहां पहुंचते हैं, यहां से चिंगारी आती है, चिंगारी आने से क्या होता है, ये हमारा जो चार्ज है ये जल उठता है। चार्ज जल उठता है तो फ्यूल जलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें हीट मिलती है, और वो हीट जो कंबशन गैसेज है उनके दबाव से मैकेनिकल वर्क में पहले इंडिकेटेड पावर में और बाद में ब्रेक पावर में कन्वर्ट होती है। सब आप जानते हैं, ये तो आपको मालूम चल गया। दिस अकर्स, ये चिंगारी कब पैदा होती है, दिस अकर्स व्हेन हाई वोल्टेज, कितनी सर, 10,000 से 15,000 20,000 वोल्ट उच्च वोल्टेज की करंट इज सप्लाइड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग। कहां से आती है स्पार्क प्लग पे करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग से। और सेकेंडरी वाइंडिंग के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर जब हमें देता है, तब सेकेंडरी वाइंडिंग पे करंट आने के बाद भी सिलेंडर करंट नहीं मिल सकती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने हिसाब से। ठीक है, एज ए प्रॉपर टाइम। अब ये प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर टाइम का मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में उसको मिलती है। ओके, अब जरा देखिए
ये हमारे स्पार्क प्लग का इनर कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा स्पार्क प्लग है। अब ये हमारा टर्मिनल है, जो हमारी सेकेंडरी वायर से डिस्ट्रीब्यूटर से होके हाई वोल्टेज करंट आएगी वो यहां से टर्मिनल पे आएगी। इसके बाद यहां पे देखिए ये इंसुलेटर पोर्शन है, यहां पे नट बना हुआ है जिसके मदद से हम स्पार्क प्लग को अपने इंजन के सिलेंडर के ऊपर टाइट करते हैं या खोलते हैं। ये इसकी चूड़ी बनी हुई है जिस पे बैठ जाता है। तो बेटा किसी भी सिलेंडर में स्पार्क प्लग को बैठाने के लिए मैंने आपको बताया है कि सिलेंडर में, उसके सिलेंडर हेड में इनलेट वॉल्व को बैठाने के लिए, आउटलेट वॉल्व को बैठाने के लिए, स्पार्क प्लग को बैठाने के लिए जो हमारा सिलेंडर हेड होता है उसमें पहले से ही प्रोविजन किए जाते हैं। तो इस सिलेंडर हेड में बेटा जो दीवार होती है जहां पे स्पार्क प्लग बैठना होता है वहां पे एक छेद होता है और उसमें अंदरूनी चूड़ी या इंटरनल थ्रेड होती है और हमारे स्पार्क प्लग के बाहर एक्सटर्नल थ्रेड होती है। तो हम इसके ऊपर चूड़ी से इसको टाइट कर देते हैं। चूड़ी से टाइट कर देते हैं तो ये पोर्शन तो सिलेंडर के बाहर रहता है और ये वाला पोर्शन सिलेंडर के अंदर रहता है। और यही हमारे दो सेंट्रल इलेक्ट्रोड, ये वाला बीच वाला ये, और साइड इलेक्ट्रोड ये वाला, साइड इलेक्ट्रोड ये वाला देख रहे हैं, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। और सेंट्रल इलेक्ट्रोड क्या है ये, जब आपने इसमें लाके टर्मिनल बांध दिया तो ये आ रही है आपकी हाई वोल्टेज करंट। अब ये हाई वोल्टेज करंट यहां तक आई और बीच में एयर गैप है, इसी को तोड़ता है। इसको तोड़ता है तो इस गैप में जो भी गैस है, चार्ज ही तो है, गैसियस फॉर्म में है, इसको आयोनाइज करता है। जब ये करता है तो चिंगारी पैदा होती है, उसी को हम कहते हैं स्पार्किंग। ओके, तो अब प्रश्न आता है कि कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए, उच्च चाहिए, 10,000 वोल्ट, 12,000, 15,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, किस पे निर्भर करता है सर? कई चीजों पे निर्भर करता है। गैप कितना है, चार्ज की तीव्रता या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, फाई कितना है, रिच है कि लीन है, और पे निर्भर करता है कि प्रेशर कितना है। बात शुरू में हुई। अब जो हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है ये बना होता है प्लेटिनम का, लेकिन प्लेटिनम बेटा बहुत महंगी धातु है। आजकल मॉडर्न जमाने में जानते हैं अब सोने के गहनों का प्रश्न नहीं रहा। पहले चांदी के गहने होते थे, फिर सोने के गहने आए। अब जो बहुत रईस लोग होते हैं वो सोने के गहने इस्तेमाल नहीं करते। प्लेटिनम धातु जो है वो सोने से भी महंगी। तो इसका मतलब अगर हम प्लेटिनम का सेंट्रल इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो बना ही नहीं पाएंगे, है ना। तो या फिर प्लेटिनम टंगस्टन, उसमें टंगस्टन मिला देंगे तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन ये कॉस्टली होता है क्योंकि प्लेटिनम होता है। तो इसका सस्ता वर्जन जो होता है उसमें हम लोग मैग्नीशियम, टंगस्टन, सिलिकॉन, क्रोमियम को यूज करते हैं ताकि कॉस्ट घटे। लेकिन अगर करोड़ रुपए की हमारी गाड़ी है, फरारी है, तो उसमें जो स्पार्क प्लग लगेगा उसमें हो सकता है प्लेटिनम थोड़ा सा हम अफोर्ड कर सके, तो प्लेटिनम टंगस्टन करें, क्योंकि ये स्पार्क प्लग बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो है हमारा वो प्लेटिनम, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता प्योर प्लेटिनम का हो, प्लेटिनम प्लस टंगस्टन। लेकिन बहुत ही महंगी गाड़ियों में जो करोड़ों में आती है, 10 करोड़ की गाड़ी है तो प्लेटिनम टंगस्टन का स्पार्क प्लग लगा देंगे। लेकिन हम लोग की मारुति 4 लाख की है, उसमें प्लेटिनम टंगस्टन लगाएंगे तो 12 लाख का तो सिर्फ स्पार्क प्लग हो जाएगा। अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे 12 लाख का स्पार्क प्लग 4 लाख की गाड़ी में। तो वहां पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इसका सब्स्टिट्यूट, टंगस्टन, सिलिकॉन, क्रोमियम, मैग्नीशियम। ओके, अब देखिए जो साइड इलेक्ट्रोड होता है वो अब इसमें कूदती है। अब देखिए जो इंसुलेटर मटेरियल है, ये जो आपका इंसुलेटर मटेरियल यहां दिखाया गया, ये जो दिखाया गया, ये जनरली सिरेमिक होता है या एल्यूमिना। इस सिरेमिक या एल्यूमिना का होता है। अब ये जो गैप होता है बुक के हिसाब से ये 0.7 से 1.7 मिलीमीटर, ये जो आप इस गैप को देख रहे हैं। अब इससे कम और ज्यादा भी हो सकता है, और हमारा मैकेनिक जो होता है इसी गैप को कम ज्यादा करता है। ठीक है, ज्यादा करना होता है तो इसके बीच में ये आपका सेंट्रल इलेक्ट्रोड है और ये आपका कह लीजिए साइड इलेक्ट्रोड है। इसके बीच में क्या करता है? स्क्रू ड्राइवर डाल के थोड़ा सा इधर खींचेगा तो खुल जाएगा। और कम करना हो तो क्या था, इस वाले पोर्शन को जाके ऐसे करके ठोक देता है। जब इसको साइड इलेक्ट्रोड को ठोक देगा तो क्या होगा? साइड इलेक्ट्रोड जो है, जो था इधर, ये थोड़ा सा इस तरह से ये गैप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसको कम ज्यादा कर लेते हैं। तो ये चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होती है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड का मटेरियल मैंने देखा नहीं कभी आता हुआ, लेकिन इंसुलेटर मटेरियल कौन सा होता है और गैप कितना हो, इसको रट लीजिए। अब बेटा है हमारा फायरिंग ऑर्डर। अब देखिए बेटा, किसी भी मल्टी सिलेंडर इंजन में, मान लीजिए ये 4 सिलेंडर इंजन, अब क्रैंकशैफ्ट तो ये है। अब इस क्रैंकशैफ्ट से जो हमारा पिस्टन होता है, ऐसा नहीं होता है कि सारे पिस्टन जो हैं एक साथ एक डायरेक्शन में हो। आप पाएंगे कि पहला और तीसरा पिस्टन अगर टीडीसी पे है, दूसरा और चौथा अगर टीडीसी पे है, तो हो सकता है पहला और तीसरा जो हो वो बीडीसी पे हो। तो पहली चीज तो इसका मतलब ये हो गया कि जब क्रैंकशैफ्ट नाचेगा
जब क्रैंकशाफ्ट नाचेगा तो चारों इंजन में सक्शन, चारों इंजन तो एक ही है, चारों सिलेंडर में सक्शन, चारों सिलेंडर में कंप्रेशन, चारों सिलेंडर में पावर और चारों सिलेंडर में एग्जॉस्ट नहीं हो। हम इसको तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सर चारों सिलेंडर में आपने सक्शन किया, चार्ज का या एयर का। हाँ, ध्यान रहे जब हम फायरिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो ये पेट्रोल इंजन का भी होगा और ये डीजल इंजन का भी होगा। फर्क सिर्फ ये होगा, पेट्रोल इंजन में फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से चिंगारी आएगी और फलस्वरूप फ्यूल जलेगा। डीजल इंजन में फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से तेल का फुहारा आएगा। तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए कि फायरिंग ऑर्डर पेट्रोल इंजन का ही नहीं होता, फायरिंग ऑर्डर किसी भी मल्टी सिलेंडर इंजन का होगा, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे एलपीजी हो। जो दहन होगा वो सब में एक साथ नहीं होगा, चिंगारी से जल रहा है कि फुहार से जल रहा है वो अलग बात है। क्योंकि चारों में अगर एक साथ दहन हो गया तो चारों की पावर एक साथ आएगी। जब चारों की पावर एक साथ आएगी तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत बड़ी फ्लाईव्हील बनानी पड़ेगी। तो हम क्या चाहते हैं, इंजन का वजन कम हो, उसके लिए फ्लाईव्हील हल्की। फ्लाईव्हील हल्की हो, ये वाला सिलेंडर पावर दे, इसको स्टोर कर ले, फिर अगली बार ये वाला पावर दे, इसको स्टोर कर ले, फिर उसकी अगली बार ये वाला पावर दे, इसको स्टोर कर ले, फिर उसके, इसका मतलब चारों की पावर रुक रुक के आएगी तो ये आसानी से स्टोर कर पाए। क्लियर हो रही है बात? ओके। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं फायरिंग ऑर्डर। तो फायरिंग ऑर्डर ऐसा इंजन में भी होता है, फायरिंग ऑर्डर सीआई इंजन में भी होता है। परिभाषा बनाते हैं तो कैसे बनता है जरा देखते हैं। दी ऑर्डर, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? दी ऑर्डर इन विच द फायरिंग टेक्स प्लेस। फायरिंग का मतलब एक तरह से धूम 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 धड़ाम, इग्निशन का मतलब प्रज्वलन, तो वहां पे स्पार्किंग थी तो प्रज्वलन था। तो फायरिंग ऑर्डर वह क्रम जिसमें किसी सिलेंडर इंजन के अंदर धमाके हो रहे हैं या फ्यूल जल रहा है, वो उस इंजन का फायरिंग ऑर्डर कहलाता है। मान लीजिए किसी इंजन में पहले यहां पे धमाका हुआ, फिर चौथे में हुआ, फिर तीसरे में हुआ, फिर दूसरे में हुआ, तो हम क्या कहेंगे? इसका फायरिंग ऑर्डर है 1432। अभी पीछे देखा था हम लोगों ने बेटा डिस्ट्रीब्यूटर वाले में, यहां पे अभी हम लोगों ने बात की थी ये वाली। देखिए इस इंजन का फायरिंग ऑर्डर बताइए देख के। सर देखिए मैंने इसको दिखाया था आप लोगों को। इस इंजन का फायरिंग ऑर्डर आप देख के समझ सकते हैं कि करंट कैसे कैसे मिलेगी। सर ये क्लॉकवाइज चलेगा, सबसे पहले छुएगा इसको तो पहले में धमाका होगा, इसके बाद से छुएगा इसको, दूसरे में धमाका होगा, इसके बाद छुएगा इसको, इसको नहीं छू रहा देखिए, इसके बाद छुएगा इसको, और ये कहां जा रही है? 4 पे, फिर होगा 4 पे, फिर 3 पे। इसका मतलब जब चिंगारी जाएगी उसी पर तो पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो पहले पावर स्ट्रोक मिलेगा 1 में, फिर 2 में, फिर 4 में, फिर 3 में। तो किस क्रम में धमाके हो रहे हैं, किस क्रम में फ्यूल जल रहा है? सर 1 2 4 3। ओके आइए, ये है फायरिंग ऑर्डर। अब ये फायरिंग ऑर्डर जो हम डिसाइड करते हैं, हम चाहे तो चारों में एक साथ भी कर सकते थे, बट चारों में एक साथ करेंगे तो जो पावर मिलेगी चारों की, चारों सिलेंडर की, उसको स्टोर करने के लिए बड़ी फ्लाईव्हील लगेगी। जैसे मान लीजिए 10 किलोवाट का इंजन है, तो समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा बेटा। मान लीजिए आपका 10 किलोवाट का इंजन है और चारों सिलेंडर में एक साथ सक्शन हुआ, चारों सिलेंडर में एक साथ कंप्रेशन हुआ, चारों सिलेंडर में एक साथ पावर मिली। अब ये पावर चिंगारी आई, फ्यूल जला इसलिए मिली, या तेल का फुहारा आया? अगर चारों में एक साथ पावर मिलेगी तो ये भी 2.5 किलोवाट, ये भी 2.5 किलोवाट, ये भी 2.5 किलोवाट, ये भी 2.5 किलोवाट। इस 10 किलोवाट को स्टोर करने के लिए आपको जो फ्लाईव्हील चाहिए, तो फ्लाईव्हील अपने इनर्शिया के कारण तो पावर को स्टोर करेगी, बड़ी हैवी चाहिए। फिर आपने कहा एक काम करते हैं, इस 10 किलोवाट में से पहले कौन सी पावर देगा? 2.5 किलोवाट। अब ये जब 2.5 किलोवाट देगा तो ये सब देंगे 0 0, तो हमें फ्लाईव्हील कितनी चाहिए होगी? 2.5 किलोवाट के हिसाब से। अब उसके बाद इस 2.5 किलोवाट से वो चला, अब समझिए 2 चक्कर में एक बार पावर देता है, इसके द्वारा आधा चक्कर चला। अब इसके बाद दूसरे वाले से पावर आई, जब दूसरे वाले से 2.5 किलोवाट आई तो बाकी सबने 0 दिया, इसने स्टोर कर लिया। फिर तीसरे वाले से 2.5 किलोवाट आई तो ये 0 थे, फिर इसने स्टोर कर लिया। फिर चौथे वाले से 2.5 किलोवाट आई, अब यहां मैंने 1 2 3 4 कर दिया। हम 1 2 3 4 नहीं करेंगे, करने को कर सकते हैं, बट 1 2 3 4 में ये प्रॉब्लम्स आएंगे, तो नॉर्मली 1 2 3 4 नहीं होता, लेकिन हाँ करना चाहते, लेकिन एक साथ नहीं। तो इसका मतलब फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? वह क्रम जिसमें इंजन में दहन हो रहा है, और यह एक साथ तो कभी नहीं होगा, सब में एक साथ तो कभी नहीं होगा। जो करेंगे तो 4 गुनी, अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 गुनी फ्लाईव्हील लगेगी। तो हम रुक रुक के करते हैं। अब वो क्रम क्या हो ये भी हम डिसाइड करेंगे। हम चाहे तो 1 2 3 4 कर सकते हैं, परंतु 1 3 2 3 4 नहीं करते। क्यों नहीं करते भी देखेंगे। ओके, तो फायरिंग ऑर्डर तो तय हो गया। अब सर ये फायरिंग ऑर्डर जो होता है, जैसे आप बार बार कह रहे हैं 1 2 3 4 नहीं करेंगे, करने को तो कर सकते हैं परंतु नहीं करेंगे, किस बात पे निर्भर करेगा? मैंने कहा बेटा ये इन 3 चीजों पे निर्भर करता है। ये निर्भर करता है इंजन में जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं उस पे। इस चीज को, इंजन जो वाइब्रेट करता है, अगर इंजन बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं कर रहा है तो बोलते हैं मैकेनिकल बैलेंस।
लेकिन अगर इंजन में टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो बोलते हैं थर्मली बैलेंस नहीं है। मैकेनिकल बैलेंस का मतलब नो अनबैलेंस फोर्स, नेट फोर्स लगने वाला जीरो है। इंजन मैकेनिकल बैलेंस है, किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। थर्मल बैलेंस का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर है, अनइवन या असमान टेम्परेचर नहीं है। और तीसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ बैक प्रेशर। अब बेटा इन तीन के ऊपर डिसाइड होता है। अब चाहे तो हम लोग इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बट किसी एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि सर 1 2 3 4 क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा चलो हमने कर दिया 1 2 3 4 एक साथ तो नहीं किया, फायरिंग ऑर्डर दे दिया, पहले 1 में होगा, फिर 2 में, फिर 3 में, 4 में। अब होगा क्या, अगर 1 2 3 4 है तो 1 में धमाका हुआ, 2 में धमाका हुआ, तो ये वाला साइड थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाएगा और ये वाला साइड तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम गर्म रहेगा। इंजन का ये साइड गर्म है जो कि पहले इसमें धमाका हुआ, फिर इसमें धमाका हुआ, अब इसमें होगा, अब इसमें होगा। ये गर्म है, ये ठंडा है, फिर 3 में होगा, 4 में होगा, तो तुलनात्मक रूप से ये गर्म रहेगा, ये ठंडा है। तो ये पोर्शन तुलनात्मक रूप से ज्यादा गर्म है तो ये ठंडा है, फिर ये गर्म है तो ये ठंडा है। तो अनइवन टेम्परेचर हो रहा है, जब यहां गर्म तो यहां ठंडा, जब यहां धमाका तो यहां ठंडा। तो क्या किया गया, 1 2 3 4 के स्थान पे अगर 1 3 4 2 कर दें, 1 3 4 2, तो थर्मल बैलेंस बेटर हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा मैकेनिकल बैलेंस और बैक फ्लो को भी समझाया जा सकता है। एग्जाम के दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। चाहे तो माथुर शर्मा में जाके देखिए, ज्ञान बढ़ेगा, नंबर के लिहाज से नहीं है, इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा। अब ये जो हमारा फायरिंग ऑर्डर है ये, लेकिन हाँ इन तीनों पे निर्भर करता है। इन तीनों के हिसाब से पाया गया है कि देखिए भाई अगर 2 सिलेंडर इंजन है, तो कोई एग्जांपल दीजिए, मैंने कहा नैनो। अब 2 सिलेंडर इंजन है तो उसमें 2 ही सिलेंडर है, तो चिंगारी पहले 1 में फिर 2 में, या पहले 2 में फिर 1 में, यही करना है। तो वहां पे तो आप 1 2 करेंगे या 2 1 करेंगे, ओके, तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर 3 सिलेंडर इंजन है तो आप कर सकते हैं 1 2 3, लेकिन हम 1 2 3 कभी नहीं करेंगे, 1 2 3 कभी नहीं करेंगे। क्यों, तीनों कारणों से कि 1 2 3 करने से मैकेनिकल बैलेंस, थर्मल बैलेंस और बैक फ्लो, जो एग्जॉस्ट गैसेस का बैक फ्लो है, ये समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए हम 1 2 3 कभी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 3 2 1 3 2, तो 1 2 3, तो पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। ऐसा करने से मैकेनिकल बैलेंस, थर्मल बैलेंस और एग्जॉस्ट गैस की बैक फ्लो की संभावनाएं कम हो जाती। ओके, तो ये हमारा 1 3 2 ये। अब 4 सिलेंडर है तो 1 2 3 4 कभी नहीं करेंगे, हम मोस्टली करते हैं 1 3 4 2। 1 3 4 2 बेस्ट है, लेकिन कभी कभी 1 2 4 3 भी करते हैं, जैसे भी पीछे देखा भी आपने, पीछे वाला जो था अगर देखिए तो 1 2 4 3 था, भूल गए लगता है आप लोग, 1 2 4 3 था ये। तो 1 2 4 3 भी यूज करते हैं और 1 3 4 2 ज्यादा प्रचलित क्या है, 1 3 4 2। यहां पे देखिएगा 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 और 1 3 4 2। लेकिन हाँ एग्जाम में जो पूछते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में मोस्टली जो है बेटा 1 3 4 2 रहता है, तो 1 3 4 2 को ज्यादा प्राथमिकता दीजिए, ये या ये, लेकिन हाँ कभी भी ये नहीं। अब 6 सिलेंडर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, नहीं सर ऐसा करेंगे तो जब ये वाला ऐसा ज्यादा गर्म, ये कम, इधर कंबशन होगा तो मैकेनिकल बैलेंस की प्रॉब्लम आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 तो नहीं सर, हो सकता है 1 5 3 6 2 4 या 1 6 5 4 3 2, या कभी कभी हमने देखा है 1 3 5 6 2 4, ये भी चलता है। इसका मतलब 1 2 3 4 को थोड़ा बड़ा आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्टर मोटर एंड ऑल्टरनेटर कोई मैंने इस बार ऐड किया है बेटा, पिछली बार नहीं था। अब देखिए हमारे बैटरी, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपके स्विच ऑन करने से बैटरी के द्वारा स्टार्टर मोटर को करंट जाती है। स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करने के लिए मोटर स्विच होता है सोलोनॉइड, उससे स्टार्टर मोटर करंट जाती है। इस स्टार्टर मोटर को करंट जाने से क्या होता है, इसको विद्युत ऊर्जा मिली, तो इससे हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसकी शैफ्ट नाचती है, इसकी शैफ्ट नाचती है तो इसके ऊपर एक पिनियन लगा हुआ है, पिनियन बोलते हैं, छोटा गियर है वो पिनियन, और जो बड़ा गियर है वो गियर, या जो स्टार्ट करा रहा है जो ड्राइवर है वो पिनियन, और जो ड्रिवन है दूसरा। तो ये है हमारा पिनियन। तो इसका मतलब जैसे ही आप सेल्फ स्टार्ट करते हैं ये स्टार्टर मोटर चलती है, स्टार्टर मोटर चलती है तो पिनियन चलता है, ये पिनियन जाके इस व्हील से मैश करता है। इस व्हील के बाहर, ये व्हील कौन सी है, ये फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील के बाहर होता है एक गियर बना रहता है, इसको बोलते हैं रिंग गियर, रिंग गियर से मैश करती है। और ये हमारा फ्लाई व्हील कहां लगा होता है, ये फ्लाई व्हील देखो है, ये फ्लाई व्हील है, ये स्टार्टर मोटर है, ये पिनियन है। तो जैसे तुमने सेल्फ मारा या गाड़ी स्टार्ट किया, जैसे ऑन किया सर्किट पूरा होगा, करंट जाएगी,
सोलेनॉइड या मोटर स्विच से होते हुए स्टार्टर मोटर पे। स्टार्टर मोटर के चलते ही क्या होगा, पिनियन गियर चलेगा, और पिनियन गियर चलते ही क्या होगा, ये रिंग गियर चलेगा। रिंग गियर कुछ नहीं होता बेटा, इस फ्लाईव्हील के ऊपर जो गियर बना रहता है ये रिंग गियर होता है, और फ्लाईव्हील किस पे बंधी होती है, क्रैंकशैफ्ट पे। इसका मतलब जैसे तुमने सेल्फ किया, सेल्फ करते ही तुम्हारा स्टार्टर मोटर चली, करंट मिली, स्टार्टर मोटर से पिनियन चला, पिनियन से रिंग गियर चला, रिंग गियर से क्रैंकशैफ्ट चला, क्रैंकशैफ्ट चला तो उसने सक्शन किया, कंप्रेशन किया, और कंप्रेशन के अंत में पावर मिल गई, बस पावर मिल गई। अब इंजन पावर फ्लाईव्हील में स्टोर करेगा, उसी से काम करता रहेगा। लेकिन हर बार जब जब इंजन स्टार्ट करोगे ये कार्यक्रम होगा, तो इसका मतलब स्टार्टर मोटर पिक्चर में आती है। अब स्टार्टर मोटर क्या होती है देखिए बेटा, तो सबसे पहले देख रहे हैं स्टार्टर मोटर। व्हेन वी टर्न द इग्निशन की, जब हम इग्निशन की को स्टार्ट करके और स्टार्ट पोजीशन में लाते हैं, स्टार्टर मोटर स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टर मोटर किस प्रकार की मोटर होती है पूछता है, डीसी मोटर होती है कि एसी मोटर होती है? सर डीसी मोटर होती है। क्यों? क्योंकि सर इसको बैटरी से पावर मिल रही है, और बैटरी जो पावर मिलती है वो डीसी होती है। डीसी मतलब एक डायरेक्शन में होती है, एसी का मतलब क्या, उसका हर साइकिल में उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। एसी को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं बेटा, ये, और ये वाली जो होती है कुछ इस तरह से। तो ये हम डीसी को शो कर रहे हैं और ये एसी को शो कर रहे हैं। ये हो गया हमारा, बिकॉज इट गेट्स पावर फ्रॉम द बैटरी। अब देखिए स्टार्टर मोटर पिनियन, जैसे स्टार्टर मोटर चलेगी तो उसका पिनियन, ये पिनियन मतलब छोटा वाला गियर, स्टार्टर मोटर पिनियन सप्लाइज पावर टू द रिंग गियर। रिंग गियर किसको बोलते हैं, ये जो फ्लाईव्हील के ऊपर जो गियर बना हुआ है ये वाला गियर, ये रिंग गियर को देती है। और ये फ्लाईव्हील किस पे लगी हुई है, क्रैंकशैफ्ट पे, तो क्रैंकशैफ्ट पावर मिलती है। क्रैंकशैफ्ट को पावर मिल गई तो क्या होती है, सक्शन कंप्रेशन हो जाता है, फिर पावर स्ट्रोक मिल जाता है। ये है हमारा, ठीक है। अब जरा सोचिए, इस बैटरी से स्टार्टर मोटर ले रही है पावर। अब पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, दोनों में स्टार्टर मोटर की जरूरत है। इसी से अगर पेट्रोल इंजन है तो चिंगारी के लिए वोल्टेज बढ़ा रहे हो, और इसी से पूरे उसकी इग्निशन कर रहे हो सिस्टम, मतलब जो भी लाइटिंग है, जो लाइटिंग है उसको भी इसी से कर रहे हो। तो बैटरी की जब पावर डिस्चार्ज होती जाएगी तो थोड़ी देर बाद ये काम करना बंद कर देगी, इसकी सारी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, आपने इस्तेमाल कर ली। तो आप क्या करेंगे, तो जैसे इंजन स्टार्ट होता है, इंजन के स्टार्ट होने से मैकेनिकल वर्क मिलता है, उससे ऑल्टरनेटर पे चलता है, और वो ऑल्टरनेटर क्या करता है, इस बैटरी को चार्ज करता रहेगा। तो अगली चीज आ गई बेटा ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर करता क्या है, जब इंजन स्टार्ट होता है तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो वास्तव में ऑल्टरनेटर क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, और ये एसी प्रोड्यूस करता है, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू चार्ज द बैटरी। एग्जाम में प्रश्न आया है, ऑल्टरनेटर क्या करता है ऑटोमोबाइल में, सर बैटरी को चार्ज करता है, क्योंकि वो जब कार्य कर रही है स्टार्टिंग का, लाइटिंग का और इग्निशन का, तो डिस्चार्ज हो रही है। तो इसको दोबारा चार्ज नहीं करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा इस बैटरी का, इंजन चलना बंद कर देगा, ऑटोमोबाइल बेकार हो जाएगा। इसके लिए आप इसको चार्ज करते हैं, किससे, ऑल्टरनेटर। अब इसी चीज को दिखाया गया है। ये बेटा हमारा बैटरी है, ये हमारा स्टार्टर मोटर है, ये हमारा ऑल्टरनेटर है, और ये हमारी स्टीयरिंग व्हील। जैसे आप इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो ऑल्टरनेटर से क्या होता है, हमारी बैटरी चार्ज होती है, स्टार्टर मोटर इससे करंट लेता है। तो पिक्चर में स्टार्टर मोटर, ऑल्टरनेटर, बैटरी और इग्निशन कॉइल, इन चार पे प्रश्न आते हैं जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है बेटा। अब आप लोग एक तरह से समराइज करेंगे तो आपके किसी भी गाइड के 70 से 80% सवाल सिर्फ इस पढ़ाई से। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।